नमस्कार, स्वराज राजस्थान देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितिका शर्मा। आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस से। राजस्थान में रामदेव की कोरोना की दवा पर लगा बैन। कोरोनिल के ट्रायल के मामले में निम्स को भी राज्य सरकार ने भेजा नोटिस। निम्स का दावा, ट्रायल के लिए थी सभी आवश्यक अनुमतियां। वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर निशाना। कहा, सिर्फ मोदी और अमित शाह को क्यों है कांग्रेस पार्टी की चिंता। देश के विकास में कांग्रेस के योगदान को बताया अभूतपूर्व। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने लिखी केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी को चिट्ठी। कहा, मनरेगा की तरह शहरी क्षेत्र में भी लागू की जाए रोजगार गारंटी योजना। और 10वीं और 12वीं किताब में हल्दीघाटी की लड़ाई पर छपे लेखों को लेकर एक बार फिर छिड़ी सियासी जंग। बीजेपी का आरोप, कांग्रेस के शासनकाल में इतिहास के साथ हुआ छेड़छाड़। राजस्थान बोर्ड ने दिए जांच के आदेश। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रामदेव की कंपनी पतंजलि की कोरोनिल दवा से, जिसकी बिक्री पर राजस्थान सरकार ने रोक लगा दी है। राजस्थान सरकार ने स्पष्ट किया है कि आयुष मंत्रालय की अनुमति के बिना इस दवा को राज्य में नहीं बेचा जा सकता है। राज्य सरकार ने कहा है कि इस दवा के संबंध में ना तो किसी ने राज्य सरकार को आवेदन दिया है और ना ही राज्य सरकार ने इस बारे में कोई अनुमति दी है। इस संबंध में राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा कि भारत सरकार की ओर से जारी गजट अधिसूचना के अनुसार केंद्रीय आयुष मंत्रालय की स्वीकृति के बिना कोविड-19 महामारी की दवा के रूप में कोई आयुर्वेदिक औषधि नहीं बेची जा सकती। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की अनुमति के बिना किसी दवा का मानवीय परीक्षण भी नहीं किया जा सकता। बिना अनुमति के क्लिनिकल ट्रायल करके आम जन को गुमराह करने वालों को सरकार नहीं बख्शेगी। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने राज्य और केंद्र सरकार को सूचित किए बिना कोरोनिल दवा के ट्रायल के मामले में निम्स को नोटिस जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने कहा है कि किसी ने भी इस दवा की अनुमति के लिए आवेदन नहीं किया और राज्य सरकार से इसके लिए कोई अनुमति नहीं ली गई। वहीं दूसरी ओर निम्स के अधिकारियों ने दावा किया है कि उनके पास दवा के ट्रायल के लिए सभी आवश्यक अनुमतियां थी। वो प्रिविलेज क्लास है, कोई सामान्य आदमी अगर ये गलती कर लेता तो आज कानून के दायरे में आ जाता हो। तो ये भी नहीं छूट होनी चाहिए इस डेमोक्रेसी में कि इस महामारी के दौर में आप इस तरह की कोई भी काम करो जो न्याय सम्मत नहीं है या कानूनन सही नहीं है। एक छूट किसी को नहीं देनी चाहिए भारत सरकार को। चलिए इस बारे में ज्यादा जानकारी ले लेते हैं और हमारे साथ जुड़ चुके हैं जयपुर के सीएमएचओ नरोत्तम शर्मा जी। नरोत्तम जी, सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि राज्य सरकार यहां जिस तरह से पतंजलि की कोरोनिल दवा पर कड़े रुख अख्तियार करती है, उसको बैन भी कर दिया है। सरकार के ऐसे कौन से नियम हैं जिनको यहाँ पूरी तौर पर पतंजलि की तरफ से साइडलाइन किया गया? निम्स यूनिवर्सिटी को राजस्थान सरकार द्वारा कोविड केयर इंस्टीट्यूट के रूप से नामित किया हुआ है, जिसकी सर्व जिम्मेदारी राजस्थान सरकार के ऊपर है। इनके द्वारा जो भी पेशेंट जो हमें एडमिट किए जाते हैं, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट जो एडमिट किए जाते हैं, उनकी समस्त देखभाल हमारे देखभाल में होती है। इसके अतिरिक्त यदि कोई बिना हमारी सूचना के या हमारी जानकारी के अलग से कोई भी क्लिनिकल ट्रायल होता है जी, तो गैर कानूनी है जी। तो जिस तरह से अभी आप ये बताया जा रहा है कि राज्य सरकार ने निम्स को भी नोटिस दिया है, ये वही इंस्टीट्यूट है जिसने रिसर्च पेपर भी पब्लिश किया था इस दवा का। तो अगर उसकी तरफ से यहाँ तो दावा किया जा रहा है निम्स की तरफ से कि उन्होंने सभी आवश्यक अनुमतियां ली गई थी। मेरे द्वारा निम्स यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी किया गया है, जिसमें उनसे जवाब मांगा गया है कि आपने किस नियम के तहत आपने ये दवाई शुरू की। जब न तो आपने राष्ट्र को सूचना दी, न सीएमएचओ को सूचना दी, न अनुमति प्राप्त की। बिना अनुमति प्राप्त किए हमारे सेंटर पर बिना अनुमति प्राप्त किए कोई भी अन्य दवा का उपयोग नहीं किया जा सकता। इसके लिए उनको स्पष्टीकरण जारी किया गया है जी। तो अगर जिस तरह से अब आधिकारिक तौर पर ये एक नोटिस जारी किया गया है निम्स को, उसके बाद अगर उनकी तरफ से कोई जवाब आता है तो उसके बाद किस तरह से आगे की कार्रवाई की जाएगी इस पूरे मसले पर सर, ये जानना चाहिए। बिल्कुल, राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजकर इसके पूरी कानूनी कार्रवाई की जाएगी कि हमारे मरीज जो कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं, जिनको हमने हमारे नेतृत्व में हमारे कोरोना सेंटर बना के भेजा था, बिना हमारी जानकारी के यदि कोई अन्य दवा दी जाती है तो वो गैर कानूनी है। उसके लिए उनको नोटिस दिया गया है। उसके बाद नोटिस के बाद जवाब आने के बाद उनके पर आवश्यक कार्रवाई
जी, शुक्रिया नरोत्तम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राजस्थान सरकार ने यहाँ पतंजलि की कोरोनिल दवा पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है और साथ ही साथ जवाब तलब भी किया है निम्स से। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की उस चिट्ठी की जो उन्होंने शहरों में रोजगार गारंटी के मुद्दे पर लिखी है। मुख्यमंत्री ने ये चिट्ठी केंद्रीय आवास और शहरी विकास राज्य मंत्री हरदीप पुरी को लिखी है और इसमें उन्होंने कहा है कि मनरेगा के तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना लागू की जाए। सीएम गहलोत ने कहा है कि कोरोना महामारी की वजह से राज्य के शहरी क्षेत्रों में एक बड़े तबके की आजीविका प्रभावित हुई है, इसीलिए सरकार ऐसे लोगों को राहत देने के लिए शहरी क्षेत्र में बेरोजगारों को एक निश्चित समय के लिए रोजगार देने वाली योजना लागू करे। वहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा है। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर पर उन्होंने लिखा है कि सारे विपक्षी पार्टियों में सिर्फ मोदी और अमित शाह को कांग्रेस पार्टी की चिंता है। ये एक असुरक्षा और डर का सबूत है, क्योंकि अमित शाह समेत सभी ये जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के नेतृत्व में ही ये हिम्मत रखती है कि वो मौजूदा सरकार का विरोध कर सके। ये किसी से नहीं छुपा है कि पिछले 3 दशक से गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने कोई पावर और पोजीशन अपने पास नहीं रखा है और इन लोगों ने हमेशा पार्टी के कार्यकर्ताओं को मजबूत किया और बढ़ावा दिया है। मेरे जैसे कार्यकर्ता को भी मजबूत कर बढ़ावा दिया है। अगर हमारा पार्टी जनता से दूर है तो इससे अमित शाह क्यों नाराज है। वहीं उन्होंने आगे लिखा है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश के लोकतंत्र को जिंदा रखा है। गांधी परिवार के बारे में उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस के डीएनए में बलिदान है। नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी तक ने देश के लिए अपनी जान न्यौछावर कर दी। स्वर्गीय इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण लोकतंत्र की सबसे बड़ी जीत के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने राजीव गांधी के बारे में लिखा है कि राजीव गांधी जी ने अपना पूरा जीवन देश के लिए लगा दिया। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने लिखा है कि महज 6 साल में बीजेपी ने लोकतंत्र का गला घोंट दिया है। इसी बारे में ज्यादा जानकारी और चर्चा के लिए जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। तो संजय जी, आज आपातकाल के ऐलान की 45वीं बरसी थी और जिस पर अमित शाह ने सीधे तौर पर कांग्रेस पर निशाना साधा है और उसी का जवाब यहां सीएम अशोक गहलोत देते हुए नजर आ रहे हैं। रितिका जी, बीजेपी के लिए हमेशा आपातकाल एक ऐसी छड़ी रही है जिससे वो कांग्रेस को गाहे बगाहे उस पर आरोप लगा सकती है। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने आज़ादी के बाद जो हालात थे उसमें इस देश में अगर लोकतंत्र जिंदा रहा तो वो कांग्रेस और जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व की वजह से। क्योंकि अगर आप अपने आसपास जितने भी तमाम मुल्क देखें जो कि 50 के दशक में 40 के दशक में आज़ाद हुए तो वहाँ पे कहीं पे भी लोकतंत्र इतना कामयाब नहीं रहा जितना कि भारत में रहा। एक अल्प समय आप छोड़ दीजिए इमरजेंसी का, उसके अलावा अगर हम देखें तो इस देश में अगर लोकतंत्र की जड़ें मजबूत रही तो वो कांग्रेस का राज रहा और उस दौरान रही। अब आज के अगर दौर की हम बात करें तो आज भले ही औपचारिक रूप से आपातकाल की घोषणा नहीं की गई हो, लेकिन हर कोई महसूस करता है और इसको बोला भी जा चुका है कि एक अनौपचारिक आपातकाल महसूस होता है। जिस तरीके से सरकार के खिलाफ बात करने पर, बोलने पर देशद्रोह का तमगा लगा करके आपको जेल में डाल दिया जाता है, आपको प्रताड़ित किया जाता है, वो अपने आप में इस बात का सबूत है कि यहाँ पर एक आपातकाल चल रहा है। इसके लिए कोई औपचारिक घोषणा की कोई ज़रूरत नहीं है जो हमने पिछले 6 साल में देखा है। जी संजय जी, सुबह हमने देखा था कि अमित शाह का जिस तरह से ये आज बयान आया है सामने, उसमें उन्होंने कहा था कि आपातकाल के बाद बेशक देश में लोकतंत्र बहाल हो गया हो लेकिन कांग्रेस पार्टी में लोकतंत्र बहाल नहीं हुआ। खासतौर पर यहाँ वो वरिष्ठ नेताओं को निशाना बना रहे थे अपनी इस स्टेटमेंट में। अमित शाह ने कांग्रेस पे हमला बोला है, ठीक है, लेकिन आज बीजेपी की क्या हालत है? क्या बीजेपी में मोदी और शाह के अलावा किसी का कोई दखल है या किसी की कोई बात सुनी जाती है? तो आप देख लीजिए, फर्क तो कहाँ है, किसी भी पार्टी में नहीं है। आप एक अकेले कांग्रेस को निशाना बनाना चाहें वो अलग बात है, लेकिन आज देश की किसी भी पार्टी में ये लोकतंत्र तो कहीं पे भी कायम नहीं है। सिर्फ जो हर कोई कॉरपोरेट स्टाइल में चला रहा है। एक सीईओ की होता है, चाहे पार्टी अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, और सिर्फ उन्हीं की चलती है।
बाकी सब लोग उन्हीं की हाँ में हाँ मिलाते हैं। और आप अमित शाह भूल जाते हैं कि आडवाणी ने 2015 में क्या किया था कि जिन ताकतों ने आपातकाल का विरोध किया था वो ताकतें उनके और निरंकुश बनने की वो गुंजाइश या खतरा है, ये खुद आडवाणी ने कहा था। तो आप कांग्रेस पे आरोप लगाना आसान है, लेकिन आपको खुद अपने घर में थोड़ा देख लेना चाहिए कि वहाँ कैसा चल रहा है। बिल्कुल, लोकतंत्र की बात की जा रही है, बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा जा रहा है। वहीं पर यहाँ सीएम अशोक गहलोत भी इसको बोलते हुए कि कांग्रेस पार्टी के तो डीएनए में बलिदान है। यहाँ पर बात की जा रही थी कि बहुत टाइम तक एक परिवार ने ही राज किया है इस पार्टी पर, तो वहाँ यहाँ कहीं ना कहीं उनकी उस स्टेटमेंट को खंडित करते हुए वो अपना भी एग्जाम्पल यहाँ अशोक गहलोत देते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, कांग्रेस में इसमें कोई दो राय नहीं है कि इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की जिन दुखद परिस्थितियों में मृत्यु हुई है, वैसा अगर हम कहें कि आतंकवाद का जो दंश इस परिवार गांधी परिवार को झेलना पड़ा है, वो तो किसी ने भी नहीं झेला है। और दूसरी जो पार्टियां हैं, कांग्रेस पे ये लोग तमाम आरोप लगाते हैं, लेकिन कांग्रेस में आप देखिए कि जिस परिवार पे आरोप लगा रहे हैं वो पार्टी पे जरूर रहा है अध्यक्ष पद पर, लेकिन सरकार में तो 1989 के बाद गांधी परिवार का कोई भी सदस्य सत्ता में नहीं रहा है। और 1991 से 1998 तक तो वो बिल्कुल ही राजनीति से सक्रिय राजनीति में थे ही नहीं। तो लेकिन राजनीति में ये सब चलता रहता है, और यदि आपके पास और कुछ नहीं है कहने को, तो आप इन्हीं सब चीज़ों से अपने विपक्ष पे हावी होने का प्रयास करते हैं। लेकिन आप मुझे नहीं लगता कि ये जो बातें हैं कांग्रेस में इसको इस तरीके से मुखर रूप से कोई और उसका विरोध करता है जिस तरह से कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसको पहचान करके, और आप देखिए उन्होंने तुरंत इसका जवाब दिया है। जी, तो यहाँ तुरंत जवाब आता हुआ सीएम अशोक गहलोत का। संजय जी, आप हमारे साथ बने रहिए, और भी खबरों पर आपके साथ चर्चा करेंगे। बढ़ते हैं आगे। भारत चीन सीमा पर चीनी सैनिकों की कायराना हरकत के कारण शहीद हुए सैनिकों को कल कांग्रेस पार्टी श्रद्धांजलि सभा का आयोजन करेगी। श्रद्धांजलि सभा में 1 घंटे तक मौन व्रत रखते हुए शहीदों को याद किया जाएगा। और इस बात की जानकारी देते हुए राजस्थान के उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा कि बिना हथियार के उन सैन्य अफसरों को सरहद पर क्यों भेजा गया। पायलट ने कहा कि केंद्र सरकार अलग अलग बातें बोलकर कोई स्पष्ट बात नहीं कह रही है। चीनी सेना हमारे क्षेत्र में है या नहीं, ये अभी तक स्पष्ट नहीं है। पीएम कार्यालय कुछ और कहता है और मंत्रालय और। अभी तक सच्चाई सामने आई नहीं। सैटेलाइट तस्वीरों की माने तो चीनी सेना आज भी वैली में उपस्थित है। जो भारतीय सेना के नौजवान शहीद हुए थे चीन की सरहद पर, भारत चीन की सरहद पर, उनको उनकी शहादत को सलाम करने के लिए कल कांग्रेस जन और आम जन एक सभा आयोजन कर रहे हैं। और 26 जून को देश भर में हम सब लोग प्रत्येक जिला मुख्यालय पर, प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय पर हम लोग उनकी शहादत को सलाम करेंगे। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। चलो इतिहास के कुछ पन्ने पलटते हैं, चलो उस दौर में कुछ दूर चलते हैं। हो बात ग्वालियर की या हो कहानी मुमताज की, बेगम नवाब की झलकियां या हो बात काले ताज की, हर तरफ पसरा यहाँ इतिहास है। यूं ही नहीं कहते सभी, मध्य प्रदेश तो कुछ खास है। वक्त के निशान। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। Further details contact 1800 300 26072.
स्ट्रीम कोई भी हो, बेस्ट करियर ऑप्शन के लिए है भाभा यूनिवर्सिटी। बेस्ट फैकल्टी, वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, स्कॉलरशिप्स, हाईटेक लैब्स, 27 acre of lush green campus, hostel facility, admissions open for engineering, pharmacy, dental, computer application, management and agriculture. Bhabha University at Hoshangabad Road, Bhopal. Call 91650 25500. स्वागत आपका ब्रेक के बाद। और पेट्रोल और डीजल की कीमतों को लेकर कांग्रेस 29 जून को विरोध प्रदर्शन करेगी। उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि पूरे राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सुबह 11 बजे विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही साथ जिला अधिकारी और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ज्ञापन के जरिए राष्ट्रपति से ये मांग की जाएगी कि वो केंद्र सरकार को दाम कम करने के निर्देश दे। पायलट ने कहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्रूड ऑयल के दामों में भारी गिरावट आई है और इसके बावजूद भी देश में डीजल और पेट्रोल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पहले भी आर्थिक मार से लोग परेशान थे और अब लॉकडाउन के बाद भी लोग बढ़ी हुई कीमतों की वजह से परेशान हो रहे हैं। हम लोग पेट्रोल डीजल की बढ़ी हुई कीमतों के विरोध में तमाम राजस्थान के जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करेंगे और राष्ट्रपति महोदय को ज्ञापन देंगे कि केंद्र सरकार को वो निर्देशित करे कि पेट्रोल डीजल के दाम जो बढ़ रहे हैं उसको कम करें। कोई औचित्य नहीं है जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम गिर रहे हैं, जब मांग कम हो रही है, तो बेवजह आर्थिक मंदी के दौर पर लोगों पर ये अतिरिक्त बोझ डालने का काम बिल्कुल गलत है। तो इस बारे में ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं। महेश जी, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर कांग्रेस कर रही है सरकार को घेरने की तैयारी। 29 जून को करेगी राज्य में विरोध प्रदर्शन। किस तरह से किया जाएगा ये पूरा विरोध और कैसे पहुंचाया जाएगा ये मुद्दा सरकार के कानों तक? देखिए, हम इसमें 29 जून को पूरे प्रदेश में सभी जिला मुख्यालय पे, प्रदेश मुख्यालय पे हम 2 घंटे का सांकेतिक धरना देंगे जिलाधीश कार्यालयों के और एसडीएम कार्यालयों के बाहर, और हम जिलाधीश को माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन दे करके अपना विरोध दर्ज कराएंगे। जी महेश जी, कौन कौन जुड़ेगा इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी की तरफ से? पार्टी की तरफ से पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट जी, हमारी सरकार के मुखिया अशोक गहलोत जी, सभी मंत्रिमंडल के सदस्यगण, सभी हमारे पार्टी के पदाधिकारी, जिला अध्यक्ष, ब्लॉक अध्यक्ष, एआईसीसी के मेंबर और जो भी कांग्रेस कार्यकर्ता है वो सब हम जुड़ करके अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे। परंतु इसी के साथ हम ये भी ध्यान रखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन करते हुए हम विरोध प्रदर्शन करेंगे। जी शुक्रिया महेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कांग्रेस राजस्थान में करेगी सरकार को घेरने की तैयारी। 29 जून को करेगी पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बढ़ते आगे, राजस्थान में हल्दी घाटी की लड़ाई को लेकर एक बार फिर सियासी जंग छिड़ गई है। सारा विवाद राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं कक्षा की किताबों में छपे लेखों को लेकर है। किताबों में हल्दी घाटी लड़ाई को लेकर 2 अलग अलग बातें हैं। एक में यह कहा गया है कि हल्दी घाटी की लड़ाई बेनतीजा रही, जबकि एक अन्य में कहा गया है कि महाराणा प्रताप ये लड़ाई हार गए थे। किताब में प्रकाशित इन तथ्यों में महाराणा प्रताप के बारे में गलत जानकारी और तथ्यों के तोड़ मरोड़ कर पेश किए जाने को लेकर राजपूत समुदाय और नेताओं के गुस्से से भड़क चुके हैं। वहीं 10वीं की सामाजिक विज्ञान की किताब राजस्थान के इतिहास और संस्कृति में हल्दी घाटी की लड़ाई के बारे में बताया गया है कि ये लड़ाई राणा प्रताप हार गए थे। किताब में बताया गया है कि कैसे लड़ाई का नाम हल्दी घाटी पड़ा, क्योंकि कई नवविवाहितों ने इस युद्ध में लड़ाई लड़कर अपनी कुर्बानी दी थी। इस किताब पर बीजेपी सांसद और जयपुर राजघराने की पूर्व वंशज दिया कुमारी ने हमला बोलते हुए कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ सिर्फ कांग्रेस शासन में हुआ है। वहीं गहलोत सरकार में राजपूत मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा है कि इतिहास के साथ कोई भी छेड़छाड़ को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हमारे हीरो का इतिहास हमारे लिए महत्वपूर्ण है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। वहीं किताब पर सवाल उठने के बाद राजस्थान शिक्षा बोर्ड ने जांच के आदेश दिए हैं और साथ ही ई बुक को हटाने की बात भी कही है। जुड़ते हैं हमारे रेजिडेंट एडिटर संजय बोरा जी से। संजय जी, राजस्थान में 10वीं और 12वीं की किताबों में हल्दी घाटी के युद्ध को लेकर यहां पॉलिटिकल पार्टीज में युद्ध छिड़ गया है। क्या है ये मसला और क्यों इसे राजनीतिक रंग भी दिया जा रहा है?
देखिए, महाराणा प्रताप और अकबर के बीच में हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ उसको लेके बार बार विवाद उठता रहता है। इसमें हालांकि अकबर सीधे तौर पर शामिल नहीं थे, क्योंकि उनकी सेना का नेतृत्व जो थे वो जयपुर के राजा मानसिंह कर रहे थे, जो कि भारतीय जनता पार्टी की सांसद दिया कुमारी के पूर्वज हैं। जी। अब इस इतिहास में क्या है कि एक इंटरप्रिटेशन होता है, सबका अपना अपना इंटरप्रिटेशन होता है। हमको नहीं पता, हम वहाँ मौजूद नहीं थे कि उस वक्त क्या हुआ था, लेकिन ये सर्वमान्य तथ्य है कि महाराणा प्रताप, क्योंकि संख्या बल में उनकी सेना कम थी और अकबर की सेना काफ़ी बड़ी संख्या में थी, तो उनको आखिर में वहाँ से निकलना पड़ा था और उनकी जगह किसी दूसरे ने सेना की कमान संभाली। ये आज तक हम पढ़ते आ रहे हैं। अब इस निश्चित रूप से आप इसको हार के रूप में लेंगे, ठीक है। आगे जाकर के उन्होंने चित्तौड़ और कुंभलगढ़ को छोड़ के बाकी तमाम जो अपना इलाका था वो जीत लिया था, वो अलग बात है। लेकिन हल्दी घाटी को लेकर के तो ये सर्वमान्य तथ्य है ही, इसमें किसी को कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा मानना ये है कि ये तमाम जो विवाद उठते हैं इसमें किसी का कोई लेना देना नहीं है, सिवाय इसके कि इस पर राजनीति करनी है और इस मसले के आधार पर अपनी अपनी रोटियां सेकनी है। चाहे वो पद्मावती कोई फिल्म का मामला हो, चाहे वो अभी हाल में एक और फिल्म आई बाजीराव के ऊपर, जिनमें महाराजा सूरजमल को लेकर के एक समुदाय नाराज हो गया। तो ये तमाम जो चीज़ें हैं ये असली मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए और केवल लोगों की भावनाओं के आधार पर राजनीति चलाने के लिए है, और कुछ इसमें नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की जो सांसद दिया कुमारी है, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यदि वो मानती हैं कि महाराणा प्रताप इस युद्ध में जीते थे, तो क्या वो कहती हैं कि उनके जो पूर्वज थे राजा मान सिंह वो हारे थे इस युद्ध में? वही बता दें कौन जीता था, उनके पूर्वज राजा मान सिंह या महाराणा प्रताप? जी संजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पूरे मामले पर चर्चा के लिए। बढ़ते हैं आगे। राज्य सरकार जल्द ही 3000 लेक्चरर की भर्ती करने जा रही है और ये घोषणा राज्य के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने दी है। आज फेसबुक लाइव के दौरान उनके साथ सैकड़ों शिक्षाविद और बेरोजगार जुड़े थे, जिससे बातचीत के दौरान उन्होंने ये जानकारी दी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2018 को भी सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार नियुक्ति देने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। एलडीसी में चयनित अभ्यर्थियों को जिले आवंटित किए जा चुके हैं और पूर्व में पुस्तकालय अध्यक्ष की भर्ती परीक्षा जो निरस्त हो गई थी उसे जल्द ही दोबारा करवाई जाएगी। जिला आवंटन की एक प्रक्रिया जो है, गाइडलाइन है, उसके मुताबिक जिला आवंटन करके विद्यालय आवंटित करने का काम करेंगे। और सेकंड ग्रेड का 2016 का मुद्दा काफ़ी दिनों से रीशफल के लिए अटका हुआ था, उसका सरकार ने फैसला कर लिया कि हम जल्दी ही इसको रीशफल करेंगे। इसका टाइम शेड्यूल आज या कल में हम लोग जारी कर देंगे और उसके साथ साथ 2018 के वरिष्ठ अध्यापक जो चयनित अभ्यर्थी हैं जिनका हक बनता है, उनकी भी टाइम टेबल हम लोग गाइडलाइन के आधार पे उनको भी नियुक्ति देने का चालू करेंगे। बढ़ते हैं आगे। पुलिस इंस्पेक्टर की सीआर ठीक कराने के लिए पैसा लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक दलाल को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि प्रमोद शर्मा नाम के ये शख्स राजस्थान पुलिस के एक इंस्पेक्टर उसका सीआर ठीक कराने के लिए 5 लाख रुपए लिए थे। भरतपुर में तैनात इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश चौधरी को कुछ दिन पहले दलाल प्रमोद शर्मा ने फोन करके कहा था कि डीआईजी लक्ष्मण गौड़ से एसीआर अच्छी भरवाने के लिए उन्हें 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। बाद में 5 लाख रुपए में सौदा तय किया गया। दलाल ने इंस्पेक्टर को 5 लाख रुपए लेकर बुधवार को जयपुर बुलाया। इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश ने इसकी शिकायत एसीबी से कर दी और कल बुधवार को एसीबी की टीम ने दलाल प्रमोद शर्मा को 5 लाख रुपए लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हैरानी की बात तो यह है कि आरोपी प्रमोद शर्मा भरतपुर डीआईजी लक्ष्मण गौड़ के आवास पर ही रहता था और उनके घर से इंस्पेक्टर को कॉल करके पैसे मंगवाता था। एसीबी इस मामले की जांच में जुटी हुई है कि इस प्रकरण में डीआईजी लक्ष्मण गौड़ की कोई भूमिका है या नहीं। जयपुर के मालवीय नगर निवासी प्रमोद शर्मा के घर की तलाशी ली गई तो वहां पर आलीशान सुविधाएं मिली। दलाल प्रमोद शर्मा का घर 5 स्टार होटल से कम नहीं था। एसीबी की टीम दलाल प्रमोद शर्मा के मोबाइल की जांच कर रही है और ये पता लगाने में जुटी हुई है कि कहीं अजमेर प्रकरण की तरह इंस्पेक्टरों से वसूली तो नहीं की जा रही। टूर एंड ट्रेवल्स का काम है और श्रीनाथ टूर एंड ट्रेवल्स के नाम से इसकी एक ऑफिस है जहाँ पे ये प्राइवेट टैक्सी जो है ये ऑपरेट करता है। इसमें खुद की गाड़ियाँ प्लस बहुत सारी गाड़ियाँ जो है इसमें अटैच कर रखी हैं
और इसका घर जो है वो वहाँ भी सर्च चल रही है और मालवीय नगर में घर है और घर पे भी जो है अभी सर्च के बाद ही बता पाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं। इस मामले पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता रामस्वरूप हमसे जुड़ चुके हैं। तो रामस्वरूप, पुलिस इंस्पेक्टर की सीआर ठीक कराने के लिए पैसा लेने के आरोप में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने एक दलाल को गिरफ्तार किया है। क्या है ये पूरा मसला और अब तक कार्रवाई में क्या कुछ सामने आया है? देखिए, उस दलाल ने कुछ समय पहले इंस्पेक्टर को फ़ोन करके बताया था कि आप केसीआर ठीक करने के लिए और आपका जो डीआईजी है उनका अच्छा आपके साथ व्यवहार रहेगा, अच्छी ट्यूनिंग रहेगी, इसके लिए आपको 10 लाख रुपए देने पड़ेंगे। इतना सुनते ही इंस्पेक्टर तो हक्के बक्के रह गए, लेकिन उन्होंने पूरा संयम रखा और उसकी बात को ध्यान से सुना। लेकिन बाद में उसने जो है 10 लाख रुपए मांगने के बाद में 5 लाख रुपए में सौदा तय किया और बुधवार को पैसे लेकर जयपुर आने के लिए कहा। कल शाम के समय में जब जयपुर में आए थे वो पैसे लेकर के, उससे पहले उन्होंने एसीबी को सूचना दे दी और उसके बाद में एसीबी की टीम ने लगातार उनका पीछा किया और जैसे ही पैसे लेकर के वो नीचे गाड़ी से उनको उतारा, उसी दौरान एसीबी की टीम ने उनको रंगे हाथों वहाँ पर गिरफ्तार कर लिया। बड़े ताज्जुब की बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से वो जो दलाल है वो डीआईजी के मकान पर रुके हुए थे। ये बड़ी हैरानी वाली बात है और कुछ सामने ये भी आ रहा है कि जो दलाल है वो उनके निवास पर कुछ समय से रह कर के उन्हीं के जो पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर लगे हुए होते हैं अर्दली के तौर पे, चाहे वो गनमैन हो चाहे वो और किसी काम से वो संतरी वगैरह हो, उनके मोबाइल से उन इंस्पेक्टरों को कॉल करते थे, संपर्क करते, फिर बाद में बोलते कि व्हाट्सएप कॉल मुझे करे। तो अब देखना यह है कि इस पूरे प्रकरण में डीआईजी की भूमिका है या नहीं है, ये अभी जांच का विषय है। और क्या इनके अलावा किसी और थानाधिकारी से भी पैसे मांगे गए, ये अब उनकी जब कॉल डिटेल निकाली जाएगी, उनके संपर्क निकाले जाएंगे, तब पता चल पाएगा। जी, शुक्रिया रामस्वरूप तमाम जानकारी के लिए। चलिए फिलहाल आज स्वराज राजस्थान में इतना ही। आप बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।